नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम पिछली कक्षा में हमने मौलिक अधिकार देखने का प्रयास करते हैं। आज इन मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप से देखने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का, फंडामेंटल राइट्स। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों की परिभाषा संविधान में कहीं नहीं दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल इसको परिभाषित किया था। कल तो मैंने अपनी कक्षा में परिभाषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया, वे अधिकार, कौन से अधिकार भैया? वे अधिकार जो काय के लिए आवश्यक हैं? चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास को कैसे परिभाषित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने? कल हमने देखा था भौतिक, और क्या बोले बौद्धिक, और क्या बोले नैतिक, और क्या होना चाहिए बोले आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये अधिकार क्या होते हैं। इन अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया बेटा मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार कह दिया? मौलिक अधिकार कह दिया, फंडामेंटल राइट्स कह दिया। और कल हमने देखा था विभिन्न तरह के अधिकार और भारतीय संविधान में इनकी क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करने का एक विकास क्रम था, और विकास क्रम के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। और समावेश भारतीय संविधान में किया गया आर्टिकल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आ गया बेटा? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार कहा गया। और पिछली कक्षा में अपने इसको कैटेगराइज किया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वगैरह वगैरह। आज हम विस्तृत देखने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है। अब आप समझ रहे होंगे सर हम कहां देखें? बाजार में जो किताबें मिलती हैं, विभिन्न तरह की किताबें मिलती हैं, उनमें मूल टेस्ट नहीं होता। इसलिए जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसके लिए आप बेयर एक्ट पढ़ने की कोशिश करो। क्या पढ़ने की कोशिश करो? बेयर एक्ट। काय का? भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद मूल भाषा में दिया जाता है। हालांकि समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, किंतु आप तो सब बहुत ही होशियार विद्यार्थी हैं और एकदम प्रतिबद्ध हैं परीक्षा पास करने के लिए, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। उस मूल टेस्ट को समझेंगे तो हमारे मूलभूत अवधारणाएं भी स्पष्ट हो जाएंगी और परीक्षा के लिए भी आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है, कुछ सरल किताबें बाजार में उपलब्ध होती हैं, वो अर्थ का सरलता प्रदान करती हैं, और सरलता के क्रम में कई बार ऐसा होता है, मैं किसी किताब विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मूल भावना जो होती है वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाती, परिलक्षित नहीं हो पाती। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बेयर एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 और बेयर एक्ट अपना भारतीय संविधान का, बेयर एक्ट काय का? भारतीय संविधान का पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे विद्यार्थियों। देखा आपने, हमने क्या देखा? हमने देखा कि आर्टिकल 12 में है क्या बच्चों? आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? बोले आर्टिकल 12 में यह कहा गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो यहां लिख ही लेते हैं, अपना टॉपिक चल रहा है आज मौलिक अधिकार। आप लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया? आर्टिकल 12 में कहा गया, इस पूरे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको बार बार एक शब्द सुनाई देगा हर अनुच्छेद में। वो शब्द क्या होगा? राज्य। राज्य यह करेगा, राज्य यह नागरिकों के लिए प्रदान करेगा, राज्य यह करेगा, राज्य यह नहीं करेगा, राज्य यह है, राज्य वो है। तो अब बार बार ये संविधान, ये समझ में नहीं आता ये राज्य क्या है। क्या अपना मध्य प्रदेश राज्य है, क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, कि बिहार है, कि पश्चिम बंगाल है, क्या है ये राज्य? तो ये राज्य वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश है। इस संविधान में राज्य का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये नहीं, इनको तो प्रांत बोलेंगे। राज्य का मतलब क्या है, ये आर्टिकल 12 में समझाने का प्रयास किया गया। तो आर्टिकल 12 में क्या प्रयास किया गया बेटा? राज्य की परिभाषा दी गई। काय की परिभाषा दी गई भैया? डेफिनेशन ऑफ स्टेट।
राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया आर्टिकल 12 में कि राज्य, इस संविधान में राज्य का तात्पर्य क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट। और राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है, ऐसे आप गोल घेरा बनाएंगे तो राज्य का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। राज्य का मतलब क्या है, हलवा है एकदम। राज्य का मतलब होगा, देखो पहले तो केंद्र सरकार, केंद्र में क्या होना चाहिए, केंद्र की सरकार और केंद्र का विधानमंडल अर्थात संसद, ये भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। केंद्र की सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद, ये राज्य कहा जाएगा इसको। और क्या है, जो प्रांत होते हैं, अपनी प्रांतीय सरकारें होती हैं, जिनको राज्य बोलेंगे या प्रांत बोलेंगे, प्रांतीय सरकारें जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इनमें राज्यों का, इनमें क्या विधानमंडल, इनकी सरकारें और विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या होगा मित्रों, विधानमंडल का मतलब होगा विधानसभा, और अगर कई राज्यों में, कई प्रांतों में विधान परिषद भी है तो वो भी विधानमंडल, विधान परिषद अगर कई राज्यों में है तो, और अगर कई कुछ राज्यों में है विधान परिषद, सभी राज्यों में नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो राज्य का मतलब होगा केंद्र की सरकार या केंद्र का विधानमंडल यानी संसद, प्रांत की सरकार या प्रांत का विधानमंडल। जो हमारी प्रांत का मतलब क्या होगा, हम जो जिसे कहते हैं राज्य भी जिसे कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, ये दोनों शामिल होंगे, प्लस केंद्र प्लस राज्य, प्लस इसके कार्य क्षेत्र में आने वाले अन्य पदाधिकारी, प्लस सरकार के कार्य क्षेत्र में आने वाले, सरकार कौन सी, चाहे तो केंद्र की हो या राज्य की हो, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारी। अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारी, बोलो भैया, किसके अधिकार क्षेत्र में, सरकार। और सरकार काय की, बोले केंद्र की प्लस अपनी भाषा में राज्य की। इन सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारी कौन कौन से, जैसे संगठन है, जैसे मान लीजिए एलआईसी भी राज्य कहा जाएगा। अगर कहा जाएगा कि राज्य मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता, एलआईसी। और कौन से, जैसे ओएनजीसी, जैसे एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इट्सेट्रा। अब आप इंदौर में रह रहे हैं तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईडीए। ग्वालियर में रह रहे हैं तो जीडीए, ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्सेट्रा, इत्यादि। आईडीए का मतलब क्या होगा, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जीडीए का मतलब क्या होगा, ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अन्य डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण अथॉरिटी। तो ये राज्य कहा जाएगा। राज्य का मतलब समझ गए ना, स्पष्ट समझ गए ना, केवल केंद्र की सरकार भी नहीं है और जो अपने राज्य हैं उनकी सरकार भी नहीं, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, केंद्र का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, और इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले तमाम तरह के पदाधिकारी, तमाम तरह के संगठन जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन संगठनों पर राज्य की अवधारणा लागू होगी। जैसे ओएनजीसी, एमटीएनएल, डीडीए, जीडीए, आईडीए, एलआईसी, इट्सेट्रा, इनको राज्य कहा जाएगा। समझ गए, मैंने राज्य कहा इसका मतलब समझ गए। और ये सारी चीजें राज्य की परिभाषा दी गई आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में कहा गया इस संविधान में, इस भाग में, संविधान के इस भाग में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक राज्य यह कहा जाएगा, इनको राज्य कहा जाएगा। क्लियर, स्पष्ट, बहुत बढ़िया। संविधान के आर्टिकल 13 में यह कहा गया, संविधान के आर्टिकल 13 में यह कहा, अब मौलिक अधिकार हम बनाने जा रहे हैं भैया, मौलिक अधिकार बनाएंगे। हमने कल देखा था कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 13 में यह कहा गया, संविधान में ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहा गया आर्टिकल 13 में। यदि संसद, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश की विधानसभा संशोधन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती ना, फिर काय टेंशन में हो, नहीं कर सकती। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।
तो आर्टिकल 13 में यह कहा गया कि संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है, कोई भी कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है, नष्ट करता है, उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय विधि शून्य घोषित कर देगा। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, कोई कानून बनाती है, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, कैसा कानून, जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है, छीनता है या कम करता है मौलिक अधिकारों को, तो संसद क्या करेगी, तो न्यायपालिका, कौन भैया, न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी। विधि शून्य का मतलब उसको विधि शून्य घोषित कर देगी, यानी उसको निरस्त कर देगी बेटा, विधि शून्य घोषित कर देगी न्यायपालिका। और न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया, किसने अधिकार दे दिया, आर्टिकल 13 ने। समझ गए। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो न्यायपालिका उस कानून को विधि शून्य घोषित कर देगी। और इसी संकल्पना को हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत बोलते हैं इसको। समझिए बात को। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में, वो प्रत्यक्ष नहीं दिया गया। किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया कि ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत इस अनुच्छेद में दिया गया है। यह न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस तरह से दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया गया बेटा, ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अप्रत्यक्ष दिया गया, अप्रत्यक्षतः न्यायपालिका को प्रदान किया गया बेटा, अप्रत्यक्षतः न्यायपालिका को प्रदान किया गया, न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। बोलो भैया हाँ या ना। और काय से न्यायपालिका को दिया गया, आर्टिकल 13 के माध्यम से, आर्टिकल 13 के माध्यम से, आर्टिकल 13 के माध्यम से। ये कई बार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है अपने को, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से अपने को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट नहीं कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या कहा गया है कि यदि संसद कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या उनको कम करती है, तो न्यायपालिका, आदरणीय न्यायपालिका उस सिद्धांत, उस कानून को विधि शून्य घोषित कर देती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो यह प्रत्यक्षता दिया गया है, आर्टिकल 13 के माध्यम से न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। मित्रों, इस न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत में दो तरह की अवधारणा हैं। दो तरह की अवधारणाएं कौन सी हैं? आर्टिकल 13 के माध्यम से हम दो तरह की अवधारणाएं देखते हैं। आर्टिकल 13 के माध्यम से एक जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया इतना सा, ये संसद का कानून है, ये संसद का कानून है। अब मान लीजिए कानून का केवल इतना हिस्सा ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, केवल इतना हिस्सा, बाकी हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका केवल इतने हिस्से को विधि शून्य घोषित करेगी। यानी इस हिस्से को, जो न्याय, केवल इस हिस्से को विधि शून्य घोषित करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? विधि शून्य घोषित करेगी, केवल इस हिस्से को। न्यायपालिका केवल इस हिस्से को विधि शून्य घोषित करेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमने सेपरेशन कर लिया। क्या कर लिया हमने? सेपरेशन। जो कानून का जो भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, पूरा कानून निरस्त नहीं होगा न्यायपालिका के माध्यम से, केवल इसकी समीक्षा होगी और कहा जाएगा कि चूंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है इसलिए हम इसे विधि शून्य घोषित करते हैं। समझ गए ना बात को?
पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? जो उस मात्रा तक, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 नंबर में पूछ लेंगे, 3 नंबर में, संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है, संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है, लिखेंगे इसको, संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या नष्ट करता है, जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या शून्य घोषित करता है, छीनता है या कम करता है, ऐसा कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है बेटा, छीन रहा है या कम कर रहा है, छीन रहा है या कम कर रहा है, तो वह उस मात्रा तक विधि शून्य होगा। तब क्या होगा, तब वह कानून उस मात्रा तक, उस मात्रा मतलब केवल इतना जो भी, केवल इतना जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, केवल इतना उस मात्रा तक विधि शून्य होगा। उस मात्रा तक विधि शून्य होगा जहां तक वह मौलिक अधिकारों को छीनता है, जहां तक वह मौलिक अधिकारों को छीनता है। मित्रों, काय को छीनता है? मौलिक अधिकारों को छीनता है। बात समझ पा रहे हैं? इस सिद्धांत को अपन बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, और ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। जुडिशियल रिव्यू आप समझिए, डायरेक्ट, इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, it is given indirectly by article 13 to the judicial. Are you getting it? अब आप समझ रहे होंगे कि संविधान हमारा लागू कब हुआ, 1949, और गणतंत्र हम कब बने, 1955 में। तो 1950 से पहले भी तो कोई कानून भारत में लागू होंगे? बोले होंगे ना कानून। तो अगर पहले से कोई कानून चला आ रहा हो, तब मान लीजिए पहले से कोई कानून चला रहा हो कि हम बोलने पे मनाही हैं, छुआछूत का कानून चल रहा है, उपाधियां चल रही थी, राय बहादुर, चौधरी, पटेल, स्वतंत्रता नहीं थी, बोले बोल नहीं सकते थे, समानता नहीं थी। तो यदि संविधान लागू होने से पहले कोई कानून भारत में अस्तित्व में है, तो क्या होगा बेटा, जिस दिन से संविधान लागू होगा वो सारे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समझ गए? अर्थात पहले से चले आ रहे 1950 से पूर्व, यानी 1949 से पूर्व जो कानून चले आ रहे हैं, यानी संविधान लागू होने से पूर्व कानून चले आ रहे हैं, संविधान लागू होने से पूर्व के जो कानून हैं, पूर्व के जो कानून हैं, यस, पूर्व के जो कानून हैं, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यदि ये कानून काय का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या छीनते हैं, तो बताइए क्या लागू करेंगे हम लोग? आप ही बताइए, संविधान लागू करेंगे कि पुराने के कानून लागू करेंगे? बोलो बोलो बोलो। संविधान लागू करेंगे ना, तो संविधान क्या करेगा, उन कानूनों को ढक लेगा, यानी संविधान के कानून अब ओवरलैप्ड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या लागू होगा, तो क्या लागू होगा बेटा, तो क्या लागू होगा, तो वह उस मात्रा तक विधि शून्य होगा जहां तक वह संविधान को क्या करता है, संविधान के कानूनों के असंगत है। यदि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे विधि शून्य होंगे, विधि शून्य होंगे। ये आर्टिकल 13 में कहा गया, विधि शून्य होंगे, यानी वो लागू नहीं होंगे। यानी लागू कौन होगा बेटा, संविधान के सिद्धांत लागू होंगे। बात समझ रहे हैं ना? और जो संविधान के सिद्धांत लागू होंगे, संविधान के सिद्धांत लागू होंगे, मौलिक अधिकार लागू होंगे, अर्थात मौलिक संविधान ने पुराने वाले कानूनों को ढक लिया। इसलिए इस सिद्धांत को अपन बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। काय का सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत।
आच्छादन के सिद्धांत के तहत क्या है कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून अस्तित्व में है, जो विधि अस्तित्व में है, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उस मात्रा तक विधि शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और इसी सिद्धांत को अपन क्या बोलेंगे बेटा? आच्छादन का सिद्धांत। समझ गए? तो आर्टिकल 13 के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 13 बेसिकली क्या कहता है मोटे तौर पे कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करेगा या उनको कम करेगा उसको विधि शून्य घोषित कर देंगे। और यही न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत की क्या करता है? स्थापना करता है। क्लियर? और इस आर्टिकल 13 में दो तरह के सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं ना? और यह आर्टिकल 13 ही न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा स्थापित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा स्थापित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास करता है। मित्रों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 12 में हम समझ गए राज्य की परिभाषा। यहां पे अगर कुछ लोग जो साथ में पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में हमने क्या कहा? आर्टिकल 13 में हमने कहा न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशियल रिव्यू, अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन। दिख रहा है ना सभी लोगों को? दिख रहा है? न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में हमने कहा जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। अब हम प्रयास करते हैं समता का अधिकार देखने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। कल ही हमने देखा था। और फंडामेंटल राइट्स कहां दिया गया? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है संविधान में। बिल्कुल, एक एक आर्टिकल को पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्ट आता है मौलिक अधिकार पढ़ने में। ये राज्य के द्वारा दिए गए, किसको दिए गए? नागरिकों को दिए गए। राज्य का मतलब वही जो आर्टिकल 12 में है बेटा। आर्टिकल 14 में यह कहा गया, क्या कहा गया? आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 समता के अधिकार के अंतर्गत, राइट ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है, यानी कानून के आगे सब लोग एक जैसे हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, कानून सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? क्यों कहा गया? क्योंकि विधि के समक्ष समता, क्योंकि विधि शासन का मूल तत्व है बेटा। विधि शासन का मूल तत्व है। मनुष्य महत्वपूर्ण है या कानून महत्वपूर्ण है? लॉ महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए विधि के समक्ष समता का तात्पर्य क्या है? विधि के सामने सभी लोग समान हैं, अर्थात विधि सर्वोच्च होती है, मानव सर्वोच्च नहीं होता है। आर्टिकल 14 में कहा गया विधि सर्वोच्च होती है, विधि सर्वोच्च होती है, मानव सर्वोच्च नहीं है। विधि सर्वोच्च है, कानून के सामने सब एक जैसे हैं, सर्वोच्च नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के वस्तुतः दो भाग हैं। इसकी संकल्पना क्या है? विधि के समक्ष समता के सिद्धांत की, इस सिद्धांत की संकल्पना यह है मित्रों, दो संकल्पना है। अर्थ क्या है इस सिद्धांत का? आर्टिकल 14 का अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है इसका? इसकी दो संकल्पनाएं। एक संकल्पना अपनी है सैद्धांतिक संकल्पना, थ्योरी है, सैद्धांतिक संकल्पना। संकल्पना मतलब कंसेप्ट। कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे होंगे। सैद्धांतिक संकल्पना क्या है? इसका अर्थ क्या है आर्टिकल 14 का? और ये यूनाइटेड किंगडम में चलती है, यूके में चलती है। इसमें कहा गया कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान हैं। बोलो भैया,
इसका मतलब क्या होगा, जो कानून मेरे ऊपर लागू होगा वही माननीय राष्ट्रपति जी पे लागू होगा, वही राज्यपाल पे लागू होगा, वही सांसद महोदय पे लागू होगा, वही कलेक्टर पे लागू, सब पे लागू होगा। अर्थात इस कानून में क्या है, इसके तहत क्या है, बोले विशेषाधिकारों का अभाव है। किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं है कि वो विधि को तोड़े। यानी इस सैद्धांतिक संकल्पना में क्या है मित्रों, विशेषाधिकारों का अभाव है, स्पेशल राइट्स नहीं है। यानी सभी व्यक्ति कानून के समक्ष कैसे हैं, बोलो भाई, समान हैं। विशेषाधिकारों का अभाव है, यानी विशेषाधिकार किसी को भी नहीं है, ना राष्ट्रपति को है, ना राज्यपाल को है, ना ही सांसद महोदय को है, ना ही विधायक महोदय को है, ना ही कलेक्टर साहब को है, और ना ही डिप्टी कलेक्टर साहब को है। यानी जो सिद्धांत एक आम नागरिक के लिए है, वही सिद्धांत इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति के लिए। और यह प्रवृत्ति क्या है, जब विशेषाधिकार इसमें नहीं है तो कैसी संकल्पना है, बोलो ना भाई। देखिए, जो अपने को कुछ करने से रोके उसको अपन बोलेंगे नकारात्मक संकल्पना। समझिए, नेगेटिव का मतलब क्या है, गणित का नेगेटिव नहीं है कि माइनस लगा लिया, हमने कर्जा उधार ले लिया, ना ना ना, गंदी बात। जो सिद्धांत कुछ करने से रोके उसको क्या बोलेंगे अपन, नकारात्मक संकल्पना। और जो सिद्धांत कुछ करने की कहे उसको क्या बोलेंगे अपन, सकारात्मक संकल्पना। तो ये कैसी संकल्पना को दिखाता है बेटा, नकारात्मक संकल्पना को दिखाता है। नकारात्मक संकल्पना निगेटिव है कि राज्य को विशेषाधिकार देता नहीं है, विशेषाधिकार नहीं देता है। यह सैद्धांतिक संकल्पना है, ये विधि के समक्ष समता की। काय के समक्ष समता की, ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से। देखिए, संविधान हमको एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ने के बाद हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार पास कर जाएंगे और फिर प्रशासनिक जीवन में भी इसको तो भाई गहनता से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, प्रशासनिक जीवन में भी उपयोग करेंगे। दूसरी इसकी संकल्पना क्या है बेटा, दूसरी संकल्पना यह है, इसकी व्यावहारिक संकल्पना है। व्यावहारिक संकल्पना है, व्यावहारिक संकल्पना है, व्यावहारिक। और व्यावहारिक संकल्पना में क्या कहा गया आपने, विधि का समान संरक्षण। दो बातें हो गई इस आर्टिकल में भैया, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि का कैसा संरक्षण बेटा, समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आम नागरिक ये कहे कि चूंकि कलेक्टर साहब को इनोवा कार दे दी तो हमको भी दो, विधि के समक्ष समान है हम। कलेक्टर साहब को बत्ती लगाने का मौका दे दिया तो हमको भी दो, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। राष्ट्रपति जी अगर रायसीना हिल में रहते हैं तो हम सबको भी रायसीना हिल बनाओ, बोले नहीं 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 नहीं। इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जो यूएसए में लागू है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बोले समान के लिए समान। काय के लिए समान, समान के लिए समान और असमान के लिए असमान। समान के लिए समान और असमान के लिए असमान, असमान सिद्धांत। इसका मतलब क्या होगा, अगर आम नागरिक एक श्रेणी में सभी लोग हैं तो सबके लिए एक जैसा सिद्धांत। अगर सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, आईएएस हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आईएएस हैं उनको समान। अगर राष्ट्रपति है देश का, फिर कोई भी हो, फिर राष्ट्रपति के लिए एक जैसा। अगर जितने भी सांसद हैं, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक के लिए विशेष अधिकार नहीं, फिर 545 के लिए समान अधिकार। अब जो 545 के लिए अधिकार मिलेगा वह आवश्यक नहीं है कि वो मुझे भी मिल जाए, आपको भी मिल जाए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, तो उन्हें तो यात्रा भत्ता भी मिल सकता है, उन्हें गाड़ी की सुविधा भी मिल सकती है, ट्रेन में आरक्षण भी मिल सकता है, आरक्षित सीट की व्यवस्था भी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि जनसेवा के उन्हें जाना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को गाड़ी इसलिए नहीं दी जाती कि वो उस गाड़ी में बैठ के ससुराल जाएं, बार बार अपने परिजनों को घुमाएं। वो गाड़ी इसलिए प्रदान की जाती है ताकि घटना स्थल पर तुरंत पहुंच सकें। उनका काम बड़ा तीव्र होता है, समाज के हर तबके से काम होता है, और पता नहीं कब कैसी असहज परिस्थिति का निर्माण हो जाए कि उन्हें अत्यंत तेज गति से जाना पड़े, तो इसलिए उन्हें वाहन की व्यवस्था की जाती है सरकारी कार्य के लिए।
तो समझ रहे हैं ना, समान के लिए समान सिद्धांत और असमान के लिए असमान सिद्धांत, ये कैसी संकल्पना है? यूएसए में व्यवहारिक संकल्पना है, और इसको अपन बोलेंगे क्या? सकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। ये कुछ देता है ना, सकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है, सकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है मित्रों। और इसका मतलब क्या है? यहां पे विशेषाधिकार पाए जाते हैं, स्पेशल राइट्स पाए जाते हैं, विशेषाधिकार पाए जाते हैं मित्रों। यहां पे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कुछ अधिकार हो सकते हैं, सांसदों को कुछ अधिकार हो सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो सैद्धांतिक संकल्पना है, ये जो है वो व्यवहारिक संकल्पना है। तो ये सैद्धांतिक संकल्पना है, ये व्यवहारिक संकल्पना है। भारत में क्या है? भारत में इन दोनों संकल्पनाओं का क्या है बेटा? मिश्रण है। भारत में समझिए, भारत में दोनों सिद्धांतों का मिश्रण, सिद्धांतों का मिश्रण पाया जाता है। देखिए, यही हमारे भारतीय संविधान का अद्वितीय पहलू है। दोनों सिद्धांतों का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। और हम क्या करेंगे, हमारे यहां कुछ आर्टिकल 14 के अपवाद भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? आर्टिकल 14 के अपवाद भी पाए जाएंगे, यानी कुछ विशेषाधिकार भी पाए जाएंगे। भारत में क्या है? समान के लिए समान, समान के लिए समान, और किसके लिए बेटा? असमान के लिए कैसा? बोलो ना भैया, असमान। क्यों नहीं बात बोल रहे हो? यानी भारत में विशेषाधिकार भी पाए जाएंगे। कई बार तो परीक्षा में यही पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं, अर्थात विधि के समक्ष समता तो है, विधि का समान संरक्षण तो है, लेकिन कुल लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, उनकी व्याख्या करो। अर्थात हमारे यहां स्पेशल राइट्स हैं कुछ लोगों को विशेषाधिकार हैं। किन लोगों को विशेषाधिकार हैं? आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं? सबके लिए समझ गए ना, समान के लिए समान, असमान के लिए असमान व्यवहार है हमारे यहां। कलेक्टर सभी लोग एक ही श्रेणी में आएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे भी गाड़ी दो, मुझे भी बंगला दो, मैं भी कलेक्टर जैसा घूमूंगा, तब ये संभव नहीं है। आर्टिकल 14 के अपवाद क्या है बेटा? ध्यान से, कई बार यही सवाल पूछ लेते हैं। आर्टिकल 14 के अपवाद, एक्सेप्शन, यानी इसको अगर ये अपन ये बोले, इसको बोले विशेषाधिकार। किन किन लोगों को भारत में विशेषाधिकार मिले हुए, स्पेशल राइट्स मिले हुए? पहला है राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, देश के मुखिया व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के तहत आप लोग वेयर एक्ट में देखेंगे, आर्टिकल 361 क्या कहा गया है कि राज्यपाल व राष्ट्रपति पर पद के रहने के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में इससे पहले जो राज्यपाल थे आदरणीय श्री राम नरेश यादव जी, उनके खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी राज्यपाल रहते हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त किया। बोले पद पर रहते हुए राज्यपाल व राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यह विशेष अधिकार है। कार्यकाल में किए गए, यानी क्या लिखेंगे इसमें? कार्यकाल में, राष्ट्रपति व राज्यपाल के कार्यकाल में किए गए, कार्यकाल में किए गए कार्य व निर्णय के लिए, जो उन्होंने कार्य किया है, जो निर्णय लिया है, कार्य व निर्णय के लिए न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती। विशेष अधिकार है। अगर हम कोई काम कर दें तो हो जाएगी कार्यवाही, हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कार्यकाल में किए गए न्यायिक कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो। ये कार्रवाई कौन सी? बोलिए दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती। दांडिक, ध्यान देंगे, दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती, दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग है भारतीय संविधान। दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता दांडिक कार्रवाई? बोले देश की गरिमा की खातिर।
राष्ट्रपति कौन है? इस देश का प्रमुख है, और राष्ट्रपति को चुना किसने है? हमने। और हम ही कह रहे हैं राष्ट्रपति ये गलत काम कर रहे हैं, हम ही उन पे क्या कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देश की छवि कैसी होगी? बोले ऐसे व्यक्ति को आप लोग राष्ट्रपति बना देते हो, ऐसे व्यक्ति को आप लोग राज्यपाल बना देते हो। आप थोड़ा पहले याद करने की कोशिश करें विद्यार्थियों, रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। माननीय उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी, और केजरीवाल साहब, अन्ना हजारे एंड टीम सभी को कह रही थी ये लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की फोटो लगाए थे, वो भी, ये भी भ्रष्टाचार की सूची में, चिदंबरम भी भ्रष्टाचार की सूची में, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भी भ्रष्टाचार की सूची में। लेकिन उसी दौरान आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए देश के। तो वो अन्ना हजारे की टीम ने जो रामलीला मैदान पर प्रणब मुखर्जी का फोटो लगाए थे कि भ्रष्ट आदमी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने उस फोटो को वहां से हटा दिया। और क्या कहा? बोले देश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि हमारे ये महामहिम राष्ट्रपति बन गए, इसलिए इनके खिलाफ हम कोई आरोप या आक्षेप नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि देश की गरिमा की खातिर, देश की गरिमा के लिए, कि देश की गरिमा के लिए, समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि राष्ट्रपति को निर्वाचित किसने किया है? राष्ट्रपति यहां वंशानुगत है या निर्वाचित है? बोलो बताओ। निर्वाचित है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको हमने निर्वाचित किया। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति की पत्नी ने ही इन पर आरोप लगा दिया, बोले ना ये हमको, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, तलाक के लिए ही उन्होंने आवेदन दे दिया, तो ऐसे मामले में कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे मामले में मुकदमा चल सकता है। और व्यक्तिगत कार्य हेतु, उनके पर्सनल कार्य के लिए, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत कार्य हेतु, व्यक्तिगत कार्य हेतु दीवानी मुकदमा चल सकता है, फौजदारी नहीं, दीवानी यानी सिविल मुकदमा, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। किंतु ऐसे नहीं कि आज मुकदमा चलाया, 2 माह की पूर्व सूचना पर उस राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी, 2 माह की पूर्व सूचना देने के बाद। बात समझ रहे? बोलो ना भाई। पूर्व सूचना के आधार पर, 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कैसा मुकदमा चलाया जा सकता है? दीवानी, सिविल मुकदमा। लेकिन दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कार्यकाल में जो कार्य किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, उनके लिए। ये आर्टिकल 361 के तहत, ये आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए। इसी को आर्टिकल 14 का अपवाद कहते हैं। बोले विधि के समक्ष समता, तो ऐसा क्या हमको उपलब्ध है क्या? बोले मैं प्रोफेसर रहते हुए ये काम करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बोले हाँ प्रोफेसर। बोले केवल किसको है? बोले राष्ट्रपति व राज्यपाल को इस तरह के विशेषाधिकार है। समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर? और किसको विशेषाधिकार है बेटा? और विशेषाधिकार किसको है? दूसरे नंबर पे देखते हैं और किसको विशेषाधिकार है आर्टिकल 14 में, 14 के तहत ये क्यों प्रदान किए जाते हैं। दूसरे विशेषाधिकार आर्टिकल 14 के तहत किसको है बेटा? संसदीय, आर्टिकल 105, भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 के तहत कहा गया है। क्या कहा गया है? संसदीय विशेषाधिकार। कौन से विशेषाधिकार भैया? बोलो भैया। संसदीय, सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं, पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। संसद में बहस चल रही है, कई बार तो संसद में जूतम तैयार भी हो जाती है। आगे उनका नेता बैठा है, अब वो कहीं बात में कमजोर पड़ रहा है तो ऐसे कहता है, पीछे से लोग माइक लेके आ जाते हैं, जूतम पे। अपनी ही संसद में नहीं, यूक्रेन की संसद में भी हो जाता है कई बार। कई बार वहां बहस चल रही होती है तो संसद सदस्य या समिति या संसदीय समिति के द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा यदि कोई मत व्यक्त किया जाता है सदन में, यदि सदन में कोई मत व्यक्त किया जाता है, सदन में कोई मत अभिव्यक्त किया जाता है, कहा जाता है
सदन में कुछ कह दिया किसी पार्लियामेंट, किसी सांसद ने, कई बार सांसद कह देते ताव में आके बोले, कई बार महिला आरक्षण से संबंधित विवाद चला तो एक माननीय सांसद जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं बात करता हूं किस, लेकिन माननीय सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण से उन महिलाओं को फायदा होगा जो बाल कटा के आती है, मतलब कटे हुए बाल वाली जो महिलाएं, शहरी महिलाएं, उन्हें लाभ होगा। इस तरह की कई बार ऐसी अशोभनीय टिप्पणी संसद में अभिव्यक्त करने के समय हो जाती है, लेकिन इस कार्रवाई के लिए, इस कथन के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह संसदीय विशेषाधिकार है, क्योंकि यह माना जाता है कि संसद में जो सांसद बोल रहे हैं वो इतने गरिमामय हैं, देश की जनता ने, अपने क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही, क्षेत्र विशेष के विकास के लिए ही अपने कोई प्रश्न उठा रहे होंगे या चर्चा कर रहे होंगे। तो संसद सदस्य या संसदीय समिति के द्वारा यदि सदन में कोई मत अभिव्यक्त किया जाता है राज्य, तो न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये क्या है बेटा, ये आर्टिकल 14 का क्या है, बोलो, अपवाद है। अगर हम कोई ऐसी बात बोल दें जो मानवीय गरिमा के खिलाफ है तो कार्यवाही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम सांसद नहीं है। संसद सदस्य रहते हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए अगर हम सदन में कोई अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो उस अभिव्यक्ति के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाँ, और राज्य विधानमंडल केवल संसद नहीं है, राज्य विधानमंडल के तहत भी, राज्य विधानमंडल के तहत भी। और राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन सा आर्टिकल है बेटा, 194। देखो, राज्य के विधानमंडल है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई विधायक बोलेगा तो कौन सा आर्टिकल, 194। और संसद के लिए कौन सा आर्टिकल, 105। लेकिन ये सब के सब हैं क्या बेटा, आर्टिकल 14 के अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत में क्या करते हैं, ये व्यवहारिक सिद्धांत है, समान के लिए समान, असमान के लिए असमान के सिद्धांत को क्या करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यदि सदन में किसी सदस्य ने ऐसा कोई मत अभिव्यक्त किया जो बहुत ही मानवीय गरिमा के खिलाफ है, तो आपको पता है संसद में भी जेल होती है। उस सांसद को उस संसद की जेल में रख दिया जाएगा 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए, जितना माननीय स्पीकर महोदय लोकसभा अध्यक्ष तय करें। संसद में जेल होती है। अगर ज्यादा ही कुछ कहा है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी है, तो क्या हो सकता है, संसद में भी जेल होती है, जिसमें संसद में भी जेल होती है, संसद में भी जेल होती है जिसमें सजा दी जा सकती है, लेकिन न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, जिसमें सजा दी जा सकती है। बेटा समझ रहे हैं ना बात को, आर यू गेटिंग और नॉट, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। और हमारा विशेषाधिकार क्या, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत क्या है, बोले आर्टिकल 31 ग, संपत्ति 9वीं अनुसूची से संबंधित विषय, आर्टिकल 31 ग। तीसरा सिद्धांत क्या है, अपवाद, बोले आर्टिकल 31 ग, बोले क्या है, भूमि संपत्ति से संबंधित 9वीं अनुसूची से संबंधित विषय, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची से संबंधित विषय। नौवीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, भूमि सुधार कानून, जो भी अगर हमने संपत्ति अर्जन, और इसमें भूमि सुधार, और भूमि सुधार कानून कहां डाल दिया बेटा अपन ने, आर्टिकल 9वीं अनुसूची में डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। यहां विधि के समक्ष समता का मतलब क्या, अपवाद क्या है, समझिए बात को, अपवाद क्या है यहां पे, अगर भूमि अर्जन से संबंधित सिद्धांत है, अगर 31 गा कोई भूमि अगर सामुदायिक कार्य के लिए अर्जित की जानी है, भूमि अर्जन,
तो सरकार उसको अर्जित कर सकती है। और जहां 31 गा आता है वहां से आर्टिकल 14 क्या होता है बेटा, चला जाता है, 31 गा लागू हो जाता है। अर्थात संपत्ति अर्जन से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। अगर सामुदायिक कार्य के लिए यदि किसी भूमि का अधिग्रहण करना है, आप कहें नहीं विधि के समक्ष क्षमता है, हम ये भूमि नहीं देंगे, हमारी पास रहेगी, हालांकि संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकारी बना दिया है, तो वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। 9वीं अनुसूची के संबंध में भूमि सुधार संबंधी मुद्दे कहां डाले गए हैं, 9th शेड्यूल में, यहां प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। चौथी बात क्या है, चौथा सिद्धांत क्या है बेटा, चौथा सिद्धांत यह है, अपवाद क्या है चौथा, बोले विदेशी शासक, विदेशी शासक और कौन, बोले राजदूत, एम्बेसडर, विदेशी शासक, विदेशी राजदूत, विदेशी कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट्स, और कौन, विदेशी व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, और कौन, यूएनओ के लोग, यूनाइटेड नेशन के लोग जो भारत में रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का मतलब क्या होगा बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। इन लोगों के खिलाफ दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इनके खिलाफ दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जो विदेशी शासक है, राजदूत है, कूटनीतिज्ञ, विदेशी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ, ऐसे नहीं कि विदेशी व्यक्ति यहां आए और हमने मुकदमा चला दिया उनके खिलाफ, अपनी जेल में बंद कर लिया, नहीं। अमेरिका का कोई नागरिक यहां है और डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, मोदी जी ने कहा चलो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाते हैं, नहीं चला सकते। क्यों, ये सिद्धांत हमारे रामचरितमानस में भी है, रामचरितमानस की भी अवधारणा है। बोले क्या अवधारणा है, कि बोले नीति विरोधन मारह दूता, कोई दूत है, विदेशी राजदूत है, अपने यहां कूटनीतिज्ञ, कोई व्यक्ति आया है, कोई शिष्टमंडल आया है, बोले हम उनको नीति विरोधन मारह दूता। सुंदरकांड में कहा है, क्या कहा है, जब हनुमान जी जाते हैं रावण के दरबार में तो विभीषण क्या कहते हैं कि इस दूत को आप कैसी सजा दोगे, बोले मार नहीं सकते, बोले क्यों, बोले नीति विरोधन मारह दूता। क्या ये हमारी संकल्पना, यही संविधान में परिलक्षित होती है, इनको विशेषाधिकार मिले, नीति विरोधन मारह दूता, दूत को नहीं मारेंगे। अगर दूत को मारने लगेंगे तो फिर क्या होगा, राजा का अधिकार, राजा का जो वैमनस्यता बढ़ेगी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य। तो इनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग नहीं चला सकते, मतलब इनके खिलाफ हम कोई भी दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। अभी देखिए, आपने अगर टीवी पे दृश्य देखा हो, दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाके में जहां विभिन्न देशों के दूतावास बने रहते हैं, तो लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में बाहर, घर से बाहर निकलना बहुत बिल्कुल प्रतिबंधित था। संपूर्ण लॉकडाउन वाली अवधि है 14 अप्रैल से पहले की। उस दौरान क्या था, एक बेल्जियम की महिला, राजनयिक महिला, एम्बेसडर होगी बेल्जियम की, दूतावास से निकल के बाहर सड़क पर साइकिल चला रही थी। तो वहां के तब ऐसा ही ने रोका, मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, घर से अंदर जाइए, मास्क पहनिए। मैंने कहा हु आर यू, बोले मैं ऐसा ही सब इंस्पेक्टर। बोले तुम्हारे कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ठीक है, आप लिख दीजिए, मेरे दूतावास को लिख दीजिए। तो उनकी सरकार को हमने लिखा कि हे बेल्जियम की सरकार, तुम्हारे नागरिक भारत में भारत के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तुम इनको क्या करो, नियंत्रण में लो, इनको सूचना दो कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है। तो उस महिला को भारत के कानून का पता नहीं, समझाने की कोशिश की। उसने कहा आप भेज दीजिए, जो कानून है आप हमारी एम्बेसी में भेज दीजिए, दूतावास में भेज दीजिए। तो यहां पर दीवानी में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दीवानी में फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये आर्टिकल 14 के क्या है बेटा, विशेषाधिकार है। आर्टिकल 14 की क्या है, विशेषाधिकार है। अब एक सवाल लिख लेते हैं, तुरंत प्रश्न लिखते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोल देखो, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का व्याख्या करें,
प्रश्न क्या है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे इसको 125 शब्दों में। प्रश्न क्या है, विधि के समक्ष सिद्धांत की, विधि के समक्ष सिद्धांत की क्या करें, व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करें बेटा। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही आर्टिकल 14 के अपवादों की व्याख्या करें, एक्सेप्शन, आर्टिकल 14 के अपवादों की व्याख्या करें, आर्टिकल 14 के अपवादों की व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें कि आर्टिकल 14 में किस तरह के अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए हैं। 125 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, लिखेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है मुख्य परीक्षा के लिए। विधि के समक्ष सिद्धांत की व्याख्या करो, व्हाट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 14 के अपवादों की भी व्याख्या करेंगे, क्या किस तरह के एक्सेप्शन आर्टिकल 14 में दिए गए हैं, अर्थात समान के लिए समान और असमान के लिए असमान सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इस समानता के सिद्धांत स्थापित करने का प्रथम आर्टिकल है। अगला आर्टिकल क्या है मित्रों, अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 दो तरह से समानता स्थापित करता है, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा क्या करता है, सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, काय के स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, सार्वजनिक समुदाय, दोनों ही आधार पर, सामुदायिक स्तर पर और ये सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से, ये व्यक्तिगत है और ये सार्वजनिक रूप से, दोनों ही आधार पर। इसे आर्टिकल 15(1) कहते हैं, इसे आर्टिकल क्या कहते हैं, 15(2), इसको मैंने बोला खंड, एक आर्टिकल में खंड भी होंगे, आर्टिकल 15(2), दोनों ही आधार पर, ना तो कोई समुदाय या सार्वजनिक स्तर पर कोई व्यक्तिगत, दोनों ही आधार पर क्या है बेटा, भेदभाव का निषेध है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक समुदाय में भी और व्यक्तिगत रूप से भी हम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। और भेदभाव किस आधार पर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, ज, ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका, बोले धर्म मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। म मतलब मूल वंश, कौन किस वंश परंपरा का हमको लेना देना नहीं है। जा मतलब जाति, धर्म मूल वंश जाति, ला मतलब लिंग और जा मतलब जन्म स्थान। समझ गए, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, आर्टिकल 15 देखिए, बहुत ही समानता के सिद्धांत को स्थापित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, धम जलज। ध्यान रखिए, किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बोलो किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म, मूलवंश। मूलवंश का मतलब आप किस वंश से आते हैं। ऐसा नहीं कि आप चौधरी है, आप राय साहब है, आप पटेल है, आपका मूल वंश ये है इसलिए आप राजा के बेटा हैं इसलिए आपके भेदभाव किया जाएगा। आपकी जाति ये है तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। आपका लिंग, आप पुरुष हैं, महिलाएं या अन्य हैं, इसके आधार पर भेदभाव किया जाएगा। या चूंकि आप इंदौर में पैदा हो गए तो आप पीएससी का, ओ इंदौर में पैदा हुए, आओ डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं। भिंड में पैदा नहीं बनाएंगे। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) क्या करता है, सार्वजनिक रूप से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15(2) ही मित्रों, आर्टिकल 15(2) काय की स्थापना करता है, यह आधुनिक समाज की स्थापना करता है। आर्टिकल 15(2) आधुनिक समाज की स्थापना करता है।
स्थापना करता है। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 15(1) क्या कहेगा मित्रों? आधुनिक समाज का मतलब है जहां कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 15(1) क्या कहेगा? राज्य व्यक्तिगत व सार्वजनिक रूप से, क्या कहेगा? ध्यान से देखिए, राज्य व्यक्तिगत व सार्वजनिक रूप से, कौन से रूप से मित्रों? सार्वजनिक रूप से धर्म, मूलवंश, जन्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। जन्म स्थान 5 चीजें हैं। इसको अपन क्या लिखेंगे? म ज ल ज, दम जलज। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा? कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा मित्रों। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। राज्य मतलब आर्टिकल 12 में जो परिभाषित किया गया है। बोले तुम इस जन्म की जाति के इस आधार पर भेदभाव नहीं, तुम इस जाति के इस आधार, तुम इस लिंग के हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम अन्य हो, तृतीय श्रेणी में भी हो। तो आर्टिकल 15 यह स्थापित करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 15(2) क्या करता है मित्रों? आर्टिकल 15(2) वस्तुतः आधुनिक समाज की स्थापना करता है। काय की स्थापना करता है मित्रों? आधुनिक समाज की स्थापना करता है। काय की स्थापना करता है? आधुनिक समाज की, मॉडर्न सोसाइटी। इसका मतलब समझ रहे? कोई भी नागरिक केवल सार्वजनिक स्थान समझते हैं, जैसे मान लीजिए मॉल में, अब आप मॉल में जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी समुदाय विशेष के लिए कि भैया आप इस जाति के हैं तो फिल्म नहीं देख सकते, आप महिलाएं हैं तो फिल्म नहीं देख सकते, क्योंकि आप ग्वालियर से नहीं है, आप इंदौर से नहीं है, इसलिए आप फिल्म नहीं देख सकते। आप मॉल में नहीं जा सकते, आप किसी सार्वजनिक पार्क में नहीं जा सकते। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और क्या कहता? कोई नागरिक किसके आधार पर? वही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर, देखिए समझिए, कोई नागरिक की बात कही, यहां किसकी बात की गई है? राज्य की। बोले सरकार भेदभाव नहीं करेगी, बोले सरकार नहीं, व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग क्लास ले रहा हूं, तो मैं यह नहीं कह सकता कि इस आधार पर मेरी कक्षा में लोग नहीं बैठेंगे। मैं नागरिक होने के नाते भी क्या करूंगा? किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा मित्रों। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई राज्य नहीं, कोई नागरिक भी नहीं करेगा। जब कोई नागरिक भेदभाव नहीं करेगा तो ये कैसी स्थापना हो जाएगी? बोलो ना भैया, कैसी स्थापना हो जाएगी? ये आधुनिक समाज की स्थापना हो जाएगी। यानी इस तरह की बातें नहीं आएंगी कि सबरी वाला मंदिर में कौन नहीं जाएगा? बोले महिलाएं नहीं जाएंगी। काय नहीं जाएंगी भैया महिलाएं? क्यों नहीं जाएंगी महिलाएं सबरी वाला मंदिर में? महिलाओं ने ऐसा क्या अपराध किया है? बोले महिलाएं दर्शन करने की हकदार नहीं है। बोले क्यों भैया? तुलसी का दर्शन तो ये कहता है कि महिलाओं को भी भक्ति करने का अधिकार है।
लोग कहते हैं कि 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाओं पर प्रतिबंध है। बोले क्यों? बोले उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, तो क्यों नहीं करेगा? बोले सबरी वाला मंदिर में महिलाएं नहीं जाएंगी। बोले क्यों नहीं जाएंगी? बोले मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है इसलिए वो अशुद्ध होती है। आदरणीय मित्रों, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है। अगर वो जैविक क्रिया संभव होता पुरुषों में होती तब मान क्या उस जैविक क्रिया से अशुद्धि का कोई लेना देना है? यदि वो जैविक प्रक्रिया नहीं होती तो क्या हम और आपका जन्म हो पाता? इस आधार पर महिलाओं के साथ विभेद करना भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सबरी वाला मंदिर में महिलाओं को दर्शन करने से रोका नहीं जा सकता। कोई नागरिक समाज भी भेदभाव नहीं कर सकता। मित्रों, क्या कर सकता है? कहां का भेदभाव नहीं कर सकता? आर्टिकल 15(2) में बोले कहां का भेदभाव नहीं कर सकता? बोले दुकान पे भेदभाव नहीं कर सकता, कहीं दुकान पे जाने से नहीं रोक सकता। और कहां? बोले सार्वजनिक भोजनालयों में आप भोजन करिए, आराम से पैसा दीजिए, भोजन करिए। हाँ, ये कह सकते हैं, मान लीजिए आप भोजन करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भोजन करने जा रहे हैं आप, मान लीजिए गुरु कृपा रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या बापू की कुटिया में भोजन करने जा रहे हैं, तो अब आप कहिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमको खाना खिलाइए, समानता का अधिकार। इस आधार पर रेस्टोरेंट वाला कह सकता है भैया पैसा दे दीजिए। लेकिन जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल में आप जाइए, आराम से रुकिए। होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन, समझिए, दोनों बात समझिए मेरे। अब आप ऐसे मत कहिएगा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। अब आप ऐसे मत कहिएगा, कैसे मत कहिएगा कि भैया हम तुम्हारे घर पे आके टीवी देखेंगे, अपना ड्राइंग रूम खोल लो। तो घर पे तो मना कर सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है, प्राइवेसी है, निजता है, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन अगर आप मॉल में जाएंगे, आईएनएक्स सिनेमा में देखिए, आप फन सिनेमा में देखिए, आप मॉल में जाइए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर पूर्णतः या भागता है या राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः दोनों समझिए, पूर्णतः या भागता है, यानी या तो पूरा या पार्शियली राज्य निधि से पोषित। राज्य निधि मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया, राज्य निधि से पोषित तालाब, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित तालाब, समझिए बात को, तालाब, कौमा कुओं, कौमा स्नान गृह, स्नानागार, इसमें रोका नहीं जा सकता। आदि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। समझ रहे ना बात को? कई दिन आए दिन आपको खबर मिलेंगी, वंचित नहीं किया जा सकता मित्रों, वंचित नहीं किया जा सकता। तो आए दिन आपको एक खबर मिलेगी कि तालाब, कुआं, स्नान गृह आदि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं कि आपको गांव में खबर मिलती है कि फलां व्यक्ति ने उस जाति के लोगों को इस तालाब से पानी भरने से रोक दिया, इस कुएं से पानी भरने से रोक दिया। लेकिन यदि वो कुआं क्या है, पूर्णतः या भागतः, या तो पूरी तरह सरकार ने बनाया या कुछ पैसा सरकार ने दिया है। ये है कि आपके घर में अगर नल लगाए तो ऐसे नहीं कि लोग लाइन लगा के आपके घर के बाथरूम से पानी भरें, वो कहे हमें मत रोको, आर्टिकल 15(2) कहता है, वह नहीं है ना। सार्वजनिक स्थान पर कोई ना तो नागरिक भेदभाव कर सकता, ना ही राज्य भेदभाव कर सकता है। ये समानता के, ये आर्टिकल 15(2) समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का, आधुनिक समाज की संकल्पना को स्थापित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। समझ रहे ना मित्रों? अब इस अनुच्छेद के कुछ क्या होंगे, कुछ परंतु को होंगे। परंतु का मतलब क्या है कि किसी विशेष वर्ग के लोगों को यदि राज्य सरकार कोई विशेष उपबंध करे तो उसे इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यदि वो उस वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार कोई प्रयास कर रही है, तो इसे इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए प्रयास कर सकती है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए प्रयास कर सकती है, तो इसे इस आर्टिकल का
आर्टिकल 15 धर्मजलज की अवधारणा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म विस्तार की अवधारणा का क्या नहीं किया जाएगा? बोले क्या नहीं किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा? बोले इसका विरोध नहीं माना जाएगा। इसलिए आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? 15(3) क्या कहता है आर्टिकल? ये अपवाद हैं इस आर्टिकल के, परंतुक है। उन परंतुक को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है कि कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है जो शोषित और वंचित तबके के लोग हैं। और आर्टिकल 15(3) में यही कहा गया मित्रों, ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं, किसके लिए? महिलाओं व बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो उसे इस अनुच्छेद का विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों कर सकता है बेटा? क्योंकि इन महिलाओं और बच्चों को कहां लाना है? बोले विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध कर सकता है। महिलाओं के लिए विशेष छूट दे सकता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है जिससे उनका विकास हो सके। और उसे इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि महिलाओं को यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। यानी इसको क्या नहीं माना जाएगा बेटा? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये संविधान में कहा गया, भेदभाव नहीं माना जाएगा। भेदभाव नहीं माना जाएगा मित्रों, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परंतुक, उस अनुच्छेद का परंतुक, कंडीशंस। आर्टिकल 15(4) में यह कहा गया मित्रों, आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया? ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 15(4) में यह कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहा गया? शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ध्यान से समझिएगा, के लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है मित्रों। यानी शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, क्या कर सकता है? कौन करेगा? राज्य करेगा। शैक्षणिक रूप से प्लस सामाजिक रूप से भी। जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं जो लोग, उनके लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष सुविधाएं दे सकता है, विशेष रियायतें दे सकता है। लेकिन ये रियासतें भेदभाव का कारण नहीं बनेंगी। ये रियायतें क्यों नहीं बनेंगे? ये किस लिए किया जा रहा है कि अत्यंत पिछड़े तबके के लोग हैं, उन्हें ही विकास की मुख्य धारा में लाना है। कौटिल्य कहते थे भैया कि लाखों अमीर लोग करोड़ों भूखे लोगों से सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। और यहीं से आरक्षण की व्यवस्था का जन्म हुआ। यही आर्टिकल क्या करता है? आरक्षण, यानी कौन सा आरक्षण? SC, ST एंड OBC आरक्षण की व्यवस्था का जन्म देता है, व्यवस्था का उदय हुआ इसी आर्टिकल से। लेकिन ये आरक्षण स्थायी व्यवस्था मित्रों या कुछ समय के लिए? बोले कुछ समय के लिए। बोले कुछ समय क्या? आखिर कुछ समय क्या? बोले विकास की, जब तक ये तबका विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाए, विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करते हैं। और जैसे ही विकास की मुख्य धारा में आ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो हमारी आरक्षण की व्यवस्था को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था को हर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है और ये मूल्यांकन किया जाता है कि वाकई जो हमने विशेष प्रावधान किए हैं, उन प्रावधान से समाज में समता स्थापित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और यदि हो पा रही है तो कितनी हो पाई है।
ये आर्टिकल 15(4) के माध्यम से इस तरह की बात की गई है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनुसूचित। इसलिए आप कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 15(4) ही आरक्षण की व्यवस्था का आधार है। क्या है आधार? कौन सा आर्टिकल आधार है? आर्टिकल 15(4) आरक्षण की व्यवस्था का आधार है। लेकिन कब तक? जब तक ये विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाए, और इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए इन्हीं लोगों के लिए। और ये भेदभाव आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है 15(5) क्या कहता है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग प्लस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए राज्य क्या कर सकता है? शैक्षणिक संस्थाओं में, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में, जो आप देखते हैं ना एडमिशन के समय जो छूट मिलती है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में छूट दे सकता है। प्रवेश के संबंध में, प्रवेश में छूट दे सकता है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है राज्य इन लोगों को, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति। राज्य कह सकता है कि इस श्रेणी के लोगों के लिए, कई बार आप देखते हैं ना जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80% गया, ओबीसी का 75 गया, SC ST का 60 गया, 62 गया, इस आधार पे कि ये आर्टिकल 15 का विरोध नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और ये राज्य अपनी संस्थाओं में कर सकता है, राज्य दोनों में पूर्णतः वित्त पोषित, जो राज्य की संस्थाएं हैं पूर्णतः वित्त पोषित प्लस अनुदान प्राप्त संस्थाओं में भी इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं मित्रों। अनुदान प्राप्त संस्थाओं में भी इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी जहां राज्य ग्रांट देता है वहां पे राज्य इन वर्गों के लिए प्रवेश संबंधी कुछ छूट संबंधी प्रावधान कर सकता है। उन छूट संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस विशेष वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए, काय की मुख्य धारा बोलो ना भैया, काय की मुख्य धारा में लाने के लिए, बोले विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसको आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हम किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध करते हैं। अगली कक्षा में हम और देखेंगे, समानता के अधिकार में 16, 17, 18 भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।